नमस्कार, मैं महेश कुंतल आज आपके सामने बीएड सेकेंड ईयर जेंडर विद्यालय एवं समाज विषय के साथ हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो पिछला लगातार टॉपिक चल रहा है। महिलाओं की विभिन्न कालों में कौन सी स्थिति रही है, किस शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में कैसी स्थिति रही है, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो पिछले अध्याय में हमने मध्यकाल में एवं वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा के प्रति कैसी स्थिति रही है, इसके बारे में विस्तार से हमने अध्ययन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रिटिश काल में स्त्री शिक्षा एवं आधुनिक काल में स्त्री शिक्षा। तो सबसे पहले तो हम ब्रिटिश काल में स्त्री शिक्षा किस प्रकार से विकसित हुई उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, ब्रिटिश शासन के प्रथम चरण में स्त्री शिक्षा को अनावश्यक समझकर उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। जिस प्रकार से मध्यकाल में स्त्री शिक्षा के बारे में ज़्यादा कुछ विकास नहीं हुआ और स्त्री शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में अवनति ही हुई, उसी प्रकार ब्रिटिश काल में भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया और इसे एक अनावश्यक कार्य के रूप में उनके द्वारा माना गया। स्त्रियां अनेक अंधविश्वासों से घिरे होने के कारण भारतीयों का दृष्टिकोण अत्यंत रूढ़िवादी होने के कारण संभवतः ईस्ट इंडिया कंपनी की स्त्री शिक्षा में कोई रुचि नहीं थी। अतः मुख्य रूप से क्या है, सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उस काल में भारत में सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी परंपराएं चल रही थीं और रूढ़िवादी परंपराओं के चलते रहने के कारण महिलाएं भी उसका पालन कर रही थीं। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ये सब देखा तो उनका ध्यान शिक्षा पर नहीं गया और इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना उचित नहीं समझा और अधिक से अधिक रूढ़िवादी होने के कारण संभवतः ईस्ट इंडिया कंपनी का भी इसमें स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने में कोई रुचि नहीं थी। कंपनी शासन के दौरान स्त्री शिक्षा का प्रसार मिशनरियों व अन्य सामाजिक संस्थानों के व्यक्तिगत प्रयास से प्रारंभ हुआ और कई ऐसे महापुरुषों ने प्रयास किया जो अपनी व्यक्तिगत प्रयास के जरिए से स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। हाँ, चलिए कंटिन्यू। मिशनरियों ने अनेक बालिका विद्यालयों की स्थापना की जिसमें सहस्त्र लड़कियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। मिशनरियों ने क्या किया कि अनेक विद्यालयों की स्थापना की और अलग से लड़कियों के विद्यालय की स्थापना की, जिससे कि अनेक सैकड़ों हजारों लड़कियां उनमें शिक्षा ग्रहण करती थीं। सन 1854 में युद्ध के आदेश पत्र में आधिकारिक तौर पर सबसे पहले स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया और सन 1854 में सबसे पहले स्त्री शिक्षा के महत्व को अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार किया गया तथा स्त्रियों को शिक्षा के प्रसार के यथासंभव प्रयास किए जाने की सिफारिश की गई और उस काल में स्त्रियों को क्या किया कि यथासंभव शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रयास किए जाने की सिफारिश की गई, जिनके परिणाम स्वरूप लड़कियों के लिए अनेक स्थानों पर प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। अब उस काल में देखिए 1854 के बाद में अनेक प्रकार के प्राथमिक स्कूल लड़कियों के लिए खोले गए, माध्यमिक स्कूल खोले गए तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी बालिकाओं के लिए व्यवस्था की गई। सन 1902 तक स्त्री शिक्षा ने एक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया था। अब देखिए, जब से चलते चलते सन 1902 तक तो भारत में स्त्री शिक्षा इतनी व्यापक रूप से पाई जाने लगी कि एक आंदोलन के रूप में यह मानी जाने लगी और स्त्री शिक्षा को बहुत अधिक बढ़ावा दिया जाने लगा।
परिणामतः माता पिता ने अपनी लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता महसूस करने लगे तथा शिक्षा विभाग ने लड़कियों के लिए अलग से बालिका विद्यालय खोलने प्रारंभ कर दिए। देखिए उस काल में क्या है कि माता पिता भी बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने से कतराते थे, क्योंकि आक्रांता थे और मुस्लिम शासक था, अंग्रेजों का शासन था, लड़कियों के प्रति अत्याचार किए जाते थे, शिक्षा ग्रहण करने से वंचित किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। इस कारण से परिवार वाले लोग भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए लड़कियों को नहीं भेजते थे। लेकिन जैसे सरकार के द्वारा प्रयास किए गए, बालिकाओं को अलग से विद्यालय खोलने लगे, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, या फिर सभी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालिकाओं को अलग से शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यवस्था की जाने लगी। अतः माता पिता ने भी लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए प्रारंभ किया और बालिकाओं को अलग से विद्यालय खोलने प्रारंभ कर दिए। आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसी समाज सुधारक संस्थानों ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया और उस काल में जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, इनके द्वारा जो स्थापित की गई थी, उन्होंने इस महिला शिक्षा पर अनेक प्रकार से बहुत बल दिया और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप स्त्री शिक्षा का तीव्र गति से विस्तार हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ? स्त्री शिक्षा का तीव्र गति से विस्तार हुआ। सन 1917 से सन 1947 तक स्त्री शिक्षा का विकास अत्यंत तीव्र गति से हुआ। अर्थात 1917 से और 1947 तक स्त्री शिक्षा का अत्यंत तीव्र गति से विकास हुआ और स्त्रियों ने अपनी शिक्षा पूर्ण रूप से ग्रहण की। इस काल में स्त्रियों ने स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेना भी शुरू किया। अब देखिए, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से अगर कोई भी प्राणी शिक्षित होगा तो वह सभी प्रकार के, चाहे सामाजिक कार्य हो, पारिवारिक कार्य हो, व्यक्तिगत कार्य हो, राजनीतिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो, उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी निभाने में सक्षम हो जाता है। तो उस काल में क्या था कि हमारा अंग्रेजों से निरंतर संघर्ष चल रहा था और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष होने के कारण अनेक प्रकार के आंदोलन भी चलाए जा रहे थे। अब उस काल में क्या है कि महिलाएं जब स्त्री शिक्षा प्राप्त कर रही थीं तो सभी प्रकार से वो जागरूक भी हो रही थीं और स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए जो आंदोलन चलाए जा रहे थे उनमें सक्रिय रूप से उन्होंने भागीदारी भी निभानी प्रारंभ कर दी। तो इस प्रकार से जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्त्री शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा मिल चुका था और काफ़ी अच्छे ढंग से शिक्षा ग्रहण कर रही थीं। अब इसके बाद हमारा आधुनिक काल में स्त्री शिक्षा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ है। अब जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, स्वतंत्र कब हुआ है? सन 1947 में। उसके बाद से जब स्त्री शिक्षा को लगातार इसका व्यापक प्रसार हुआ है, वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त सुधार हुआ है और अगर शिक्षा के क्षेत्र को अगर देखा जाए तो इसमें अनेक प्रकार से सुधार भी हुआ है। सन 1951 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक 1000 स्त्रियों में केवल 79 स्त्रियां शिक्षित थीं। अब देखिए कितना आंकड़ा कम है। अगर हम 1951 की बात करें तो उस टाइम पर जनगणना हुई थी तो उसमें 1000 स्त्रियों पर मात्र 79 स्त्रियां ही शिक्षित थीं। परंतु ये 1971 की जनगणना से पता चलता है कि 1000 स्त्रियों पर 186 स्त्रियां पढ़ी लिखी थीं। अब देखिए, अगर 1971 की जनसंख्या से अगर हम तुलना करें तो 1971 में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, उनके अनुपात को भी बढ़ावा मिला और 1000 स्त्रियों पर 186 स्त्रियां पढ़ी लिखी मानी जाने लगीं।
यह संख्या एक गैर सरकारी अनुमान के अनुसार बढ़कर 1000 स्त्रियों पर 225 हो गई। अब देखिए, यह सरकारी अनुमान के अनुसार तो हमारा जो अनुमान था वो 1000 स्त्रियों पर 186 था, लेकिन गैर सरकारी अनुमान के अनुसार यह जो आंकड़ा है 1000 स्त्रियों पर 225 स्त्रियां शिक्षित पाई गईं। आज स्त्रियां वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक सभी प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त कर रही हैं। और आज अगर वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो स्त्रियों में के द्वारा ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं रहा जिसमें स्त्रियां अपनी भागीदारी नहीं निभा रही हों, जैसे जिनमें वैज्ञानिक हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, व्यावसायिक क्षेत्र हो, या फिर सेना हो, पुलिस हो, डॉक्टर हो, शिक्षक हो, या फिर कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाएं अपनी भागीदारी नहीं निभा रही हैं। अर्थात महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के कारण ही यह संभव हो पाया है। सरकार भी स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। स्त्री शिक्षा के इस व्यापक प्रसार ने स्त्रियों को अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के समुचित अवसर प्रदान किए हैं। देखिए, समझिए इसे, स्त्री शिक्षा के व्यापक प्रसार करने के लिए स्त्रियों को अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया, सर्वांगीण से मतलब सभी प्रकार के विकास, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, ये सभी प्रकार का विकास के समुचित अवसर प्रदान किए गए हैं। अगर हम योजनाओं को भी अगर वर्तमान काल में देखें, आधुनिक काल की सरकार के द्वारा जो योजनाएं चली जा रही हैं उनके मुखिया के तौर पर किसे माना जा रहा है? महिलाओं को। अर्थात महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। स्त्री शिक्षा के व्यापक प्रसार करने के लिए स्त्रियों को अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए समुचित अवसर प्रदान किए गए हैं। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में महिला शिक्षा के विकास के अनेक कार्यक्रम बनाए गए हैं। अब विभिन्न प्रकार के समय समय पर पंचवर्षीय योजनाएं भी बनाई गई हैं और उनके विकास करने के लिए अनेक प्रकार से कार्यक्रम बनाए गए हैं, जिनके क्रियान्वयन हेतु वित्तीय सहायता की व्याख्या भी की गई है। अर्थात उनको कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता भी अपनाई जा गई है, जिसके फलस्वरूप विद्यालयों तथा उनमें पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। और जिसके फलस्वरूप क्या है कि विद्यालय तथा उनमें पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जिसके फलस्वरूप विद्यालयों में या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों का आकर्षण बढ़ रहा है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत पूर्व की तुलना में लगभग 12% बढ़ा है। आज हमारे देश में लगभग 65.46% महिलाएं साक्षर हैं। निश्चित रूप से वर्तमान समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता तथा सरकार के प्रयासों से महिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है। आज हमारे क्षेत्र में लगभग क्या है, इतना प्रतिशत बढ़ गया है कि लगभग आधे 1/3 से भी ज़्यादा 3/3 जो लगभग 65.46% महिलाएं क्या है, साक्षर हैं, जिससे वर्तमान समाज में महिला शिक्षा की जागरूकता बढ़ी है, सरकार के प्रयासों से सफलता हासिल मिली है तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है। अब देखिए, एक देवदासी क्या है, समझिए इसे। आज भी कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में येलंबा तथा पोचंपा के ऐसे मंदिर हैं जहाँ बड़ी बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष देवदासियों के रूप में लड़कियों को समर्पित किया जाता है। धार्मिक अंधविश्वास गरीब लोगों को ऐसी प्रथा का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु वे पुजारी और गांव के जमींदार की यौन भोग का शिकार बनती हैं और आखिर में वेश्यावृत्ति द्वारा अपना जीवन चलाती हैं। अब महिला संगठन ही इस दिशा में जागरूक हुई है और वे देवदासियों के पुनर्वास का कार्य कर रही हैं और इस प्रथा के खिलाफ जन आंदोलन भी चला रही हैं। तो ये कहाँ की बात है,
कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की। कौन सी जाति हैं? येलंपा एवं पोचंपा। एक दूसरी है कुरीति इसमें, जैसे कन्या भ्रूण हत्या। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। यह लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है, अर्थात हमारा भारतीय समाज कैसा है? पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए यहाँ पर लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे अगर लड़के का जन्म होता है तो उत्सव मनाया जाता है, और लड़कियां जन्म लेती हैं तो उनके जन्म लेने पर नीरसता उत्पन्न हो जाती है। धार्मिक दृष्टि से पुत्र प्राप्ति आवश्यक मानी गई है, क्योंकि यह श्राद्ध एवं तर्पण द्वारा मृत माता पिता पूर्वजों को स्वर्ग पहुंचाता है। ऐसा माना जाता है हमारे धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार कि पुत्र के द्वारा ही जो पूर्वजों को तर्पण किया जाता है वो पुत्र के द्वारा ही किया जाता है, तभी माता पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए कुछ परिवारों में लड़कियों की संख्या अधिक होने पर लड़की के पैदा होते ही मार दिया जाता है। अतः अनेक परिवारों में ऐसा होता है कि अगर लड़का प्राप्त नहीं हो रहा और लगातार लड़कियां प्राप्त हो रही हैं तो लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। आज नारी के गर्भ की जांच कर ये पता लगा सकते हैं कि गर्भ में लड़का है या लड़की। अतः हमारी जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसके द्वारा हम मशीनों के द्वारा जांच कराकर यह पता लगा सकते हैं कि गर्भ में लड़का है या लड़की। इस वैज्ञानिक ज्ञान का लोगों ने दुरुपयोग किया है। यदि गर्भ में लड़की है तो उसका गर्भपात करा दिया जाता है। जो भ्रूण हत्या है, कन्या को पालने पोसने व उसकी अस्मिता की रक्षा करने तथा जवान होने पर भारी दहेज देकर उसका विवाह करने से बचने के लिए आजकल लोग कन्या जन्म को अभिशाप मानने लगे हैं, और इस अभिशाप से बचने के लिए वे मादा भ्रूण की मां की कोख में ही हत्या अथवा गर्भपात करा देते हैं। कई बार तो स्वयं गर्भवती स्त्री ही गर्भ की कन्या को पालने की जानकारी होने पर उसका गर्भपात करवा देती है, लेकिन अधिकांश पति यह परिवार के लोग उस पर दबाव डालकर गर्भपात करवा देते हैं। यदि महिला गर्भपात को तैयार नहीं होती तो उसे जबरन ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। आज चिकित्सा विज्ञान इतनी अधिक प्रगति कर चुका है कि गर्भ के समय में शिशु के लिंग आदि का पता आसानी से लगाया जा सकता है। 1970 में गर्भ विज्ञान की एकाएक उस समय उछाल सा आ गया जब अल्ट्रासाउंड ग्राफ अर्थात ध्वनित तरंगों द्वारा प्राप्त चित्र का प्रादुर्भाव हुआ। सीटोलॉजी, हिस्टोस्कोपी तथा रेडियो इम्यून रसायनिकी के विकास के कारण अल्ट्रासाउंड तकनीकी सहायता से गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग की जांच भी की जा सकती है। इस अल्ट्रासाउंड तकनीक के द्वारा शिशु के हृदय के वाल्व के खुलने और बंद होने की क्रिया तक को आसानी से देखा जा सकता है। शिशु के अल्ट्रासाउंड चित्र के द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि गर्भ में पल रहा अजन्मा शिशु भी हमारी तरह ही जीवित होता है, मानव जाति का ही एक सदस्य होता है। आश्चर्यजनक तकनीकी सहायता से भ्रूण के लिए पता लगाकर उसका गर्भपात कर दिया जाता है। भ्रूण का गर्भपात एक बेरहम एवं अमानवीय प्रकृति होती है। इसमें लोहे व अन्य धातु उपकरणों से शिशु भ्रूण को कुचल दिया जाता है और उसे नष्ट कर दिया जाता है। अब देखिए, इसमें भ्रूणों के जो भ्रूण हत्या के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसकी जो विधि है उसे निम्न प्रकार से हम समझ सकते हैं। गर्भपात अथवा भ्रूण के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे
चूषण व निष्कासन विधि। दूसरी है फैलाव एवं निष्कासन विधि, और ये कब तक होती है? प्रथम 12 सप्ताह तक। अब इसके बाद है जैसे आटे सांद्र लवण, प्रोस्टालैंडिन्स, ऑक्सीटोसिन, हिस्टेरोटोमी, और ये विधि 12 से 20 सप्ताह तक कार्य करती हैं। अप्राकृतिक गर्भपात करवाने से गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य को भी गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। इसके कारण अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है, जिससे स्त्री की मृत्यु तक भी हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में प्रत्येक वर्ष में 1 लाख से भी अधिक महिलाएं गर्भ संबंधी कारणों से मृत्यु की शिकार हो जाती हैं, और ज़्यादातर मौतें कन्या भ्रूण से गर्भपात कराते समय ही होती हैं। सरकार ने उपयुक्त उपायों के अतिरिक्त अनेक विधायी उपायों द्वारा नारी की परिस्थिति में सुधार करने तथा उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिलवाने के लिए प्रयास किया है। अर्थात सरकार ने अनेक प्रकार के ऐसे कानूनों का गठन किया है और पुरुषों के समान उसे अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किया है। स्त्री की परिस्थिति में सुधार से संबंधित कुछ उपाय जैसे निम्नलिखित हैं, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। अर्थात उसमें कई बार क्या होता है कि महिलाओं को अलग वेतन दिया जाता है, पुरुषों को अधिक वेतन दिया जाता है, जबकि काम दोनों ही बराबर करते हैं। उसके लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 भारत सरकार ने गठन किया है। कारखाना संशोधन अधिनियम 1976, बाल विवाह अवरोधक संशोधन अधिनियम 1978, अनैतिक व्यापार निवारण कानून 1986, दहेज निषेध संशोधन कानून 1986, महिला का अभद्र चित्रण अधिनियम 1986, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 से 23 तक, सती निषेध अधिनियम 1987, सती होने पर प्रतिबंध, प्रसव से पूर्व निदान, तकनीक अधिनियम 1994, गर्भावस्था में बालिका भ्रूण की पहचान कराने पर रोक की व्यवस्था। अतः महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनके संबंध में जो अत्याचार हो रहे हैं उन्हें रोकने के लिए भारत सरकार ने निम्न अधिनियमों की व्यवस्था की है। महिलाओं ने वर्तमान में अपनी सशक्त छवि स्थापित की है। वे प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका का निर्माण कर रही हैं। महिलाओं की सामाजिक आदि स्थितियों में सुधार का कार्य शिक्षा के द्वारा संपन्न किया गया। शिक्षा के द्वारा महिलाओं में आत्मनिर्भरता ही नहीं आई, अब तो अपने तथा अपने पारिवारिक जीवन को किस प्रकार उत्कृष्ट बनाया जाए, समाज में कैसे परिवर्तन लाया जाए, किस प्रकार के योग्य संततियों का निर्माण किया जाए का ज्ञान प्राप्त हुआ है। स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए समाज सुधारकों ने आंदोलन चलाए और सरकारों ने उनकी स्थिति में सुधार हेतु कानूनी प्रावधान भी किए हैं। तो इस प्रकार से महिलाओं को जो शिक्षा से संबंधित हो या फिर उनके अधिकारों से संबंधित हो, उनके साथ हो रहे शोषण से संबंधित हो, उनको सभी पुरुषों के समान लाने के लिए अनेक प्रकार के इस प्रकार के कानूनी प्रावधान किए हैं। तो आज हमने जो स्त्रियों के संबंध में जाना है वो ब्रिटिश
काल से संबंधित शिक्षा के बारे में जाना है एवं आधुनिक काल की शिक्षा से संबंधित जाना है। तो आज का हमारा लेसन इतना ही। जय हिंद, जय भारत।